बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, इस हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों का इजलास। मजमूई सूरत हाल पर गौर, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कोशां हैं। IMF से मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। हुकूमती इत्तेहाद की कामयाबी से मुखालिफिन को परेशानी लाहक है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर कश्ती पार लगाएंगे, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अवामी खिदमत के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साकिब निसार ने सियासी दुकान चमकाने के लिए हफ्ता और इतवार को भी अदालतें लगाई। कौमी अहमियत के मंसूबों को दानिस्ता सर्दखाने की नजर किया गया। हम पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन साबित कुछ न हुआ। गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वजारत खारजा से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। तुरखम में पहाड़ी तौदा गिरने से मुतादिद कंटेनर और माल बरदार गाड़ियां दब गईं। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 3 मैयतें निकाल ली गईं। 12 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मलबा हटाने के लिए सर्च कैमरों, रेस्क्यू रडार, कटर्स और लाइफ लोकेटर्स का इस्तेमाल। आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। नए कायदे ऐवान का इंतखाब ताखीर का शिकार। शेड्यूल जारी हुआ, ना ही उम्मीदवारों का ऐलान। कायदे ऐवान के इंतखाब में ताखीर के खिलाफ मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में रिट दायर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। काबिज इंतजामिया ने मुतादिद मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। हुर्रियत रहनुमा का बुनियादी हुकूक के पामालियों पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गन्स एंड कंट्री क्लब का ऑडिट ना होने का नोटिस। ऑडिट के लिए नैब और FIA की मदद लेने की हिदायत। CDA से इस्लामाबाद में सरकारी अफसरों और अहम शख्सियात को मिलने वाले रहायशी प्लाट्स की तफसील तलब। अब पारा फ्लैट्स पर इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों के मुबैना कब्जे पर रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का शाम का दौरा। सदर बशार अल असद से मुलाकात। खाना जंगी के खात्मे और शाम की अरब लीग में वापसी पर तबादला ख्याल। सूडान में पैरा मिलिट्री फोर्स और फौज के दरमियान 24 घंटे की जंगबंदी पर इत्तेफाक। 4 दिन में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। सैकड़ों जख्मी। खर्तूम के नवाही इलाकों में इमदाद की फराहमी में शदीद मुश्किलात। यूरोपीय यूनियन के सफीर के घर पर हमला। अमरीकी सफारती काफिले पर भी फायरिंग। रूस ने बहरा बाल्टिक में बहरी बेड़े को चौकस कर दिया। फौजी मशक़ें शुरू। सदर व्लादिमीर पुतिन का जम होने वाले इलाकों खैरसन और लुहांस्क का दौरा। मौजूदा सूरत हाल और जंगी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और बालाई सिंध में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कालाम, दीर, बालाकोट, चित्राल, DI खान, पेशावर, रस्तौर, चल्लास, गिलगित, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बादल खूब बरसे। जहलुम, बखर, गुजरावाला, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, नारोवाल, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश। सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। मिट्टी में पारा 43 डिग्री को छू गया। शोर में दर्जा हरारत 41, टंडोजाम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज चौथा मैच जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے اتحادی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے, اجتماعی دانش سے ہی مسائل حل ہوں گے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اثر سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کی حکومت نے 1 سال بحرانوں کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں میں اختلاف رائے کو بات چیت سے حل کیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی اور جمہوری دور میں یہ کولیشن گورنمنٹ کا 1 سال ان بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اکٹھے اور یکسوئی کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف رائے نہیں ہوتا ہے, مختلف معاملات پر بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے اور ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور کبھی بات مان لی کبھی منوا لی. یہی ہے جمہوریت کا حسن کہ آپ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے آپ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے تھوپتے نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ سب اتحادیوں نے مشاورت میں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا. اتحادیوں کا بھرپور تعاون نہ ہوتا تو حکومت کامیاب نہ ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ آج بار کونسلز بھی قانون کی عملداری کے ساتھ کھڑی ہیں. کہ کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی, وہ قانون اپنی اصل صورت میں نہیں آیا اور اس کو عدالت عظمیٰ کا ایک 3 ممبر کا بینچ کہہ دے کہ جناب یہ ہم اس کے اوپر اسٹے گرانٹ کر رہے ہیں, صدر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسینڈ کرے یا نہ کرے یہ اپنے نافذ العمل نہیں ہوگا. یہ دنیا میں کبھی اس طرح کی بات نہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اتحادیوں نے خلوص اور دل جوئی سے اس مشکل وقت میں بھی تعاون جاری رکھا. اس سے اتحاد کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے. ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے, راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی. یہ اتحاد خدا نہ قصد ٹوٹا کیوں نہیں بلاول بھٹو نے اپنا علیحدہ راستہ کیوں نہیں اپنایا, کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان نے علیحدہ راستہ نہیں اپنایا, کیوں نہیں نواز شریف نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا, کیوں نہیں شیر پاؤ صاحب نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو یونٹی ہے, یہ جو میٹنگ آف مائنڈس ہیں, دس از انپریسیڈنٹڈ. IMF کا جو معاملہ ہے یہ خدا کرے کہ اب آخری مرحلوں پر ہے. آخری جو شرط تھی کہ جناب آپ پیسے جمع کروائیں, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نیندیں حرام کر کے انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. یہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایفرٹس کی ہیں, ایک درد, ایک کمٹمنٹ کہ ملک کو بنانا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری پوری توانائیاں ملک کو معاشی طور پر محفوظ بنانے کے لیے صرف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے سپہ سالار نے بھی اس حوالے سے بیش بہا کاوشیں کی ہیں. انشاءاللہ سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگائیں گے. انہوں نے کہا کہ 28 اپریل کو چین کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی. محمد نوید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے منصوبوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہفتہ اور اتوار کو بھی عدالتیں لگائیں. قومی اہمیت کے منصوبوں کو دانستہ طور پر سرد خانے کی نظر کر دیا گیا. الزامات لگائے گئے لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے یہ بات راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے دورے کے موقع پر کہی. تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سال 2009 میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے منصوبے کی بنیاد رکھی. 2013 میں فنڈز جاری کیے گئے, تاہم دیگر فلاحی منصوبوں کی طرح گزشتہ 4 سال میں یہ منصوبہ بھی تعطل کا شکار رہا. ہسپتال کا پہلا فیز آپریشنل ہو چکا ہے جس میں OPD بلاک, ایمرجنسی بلاک, ڈائلسس یونٹ اور ریڈیالوجی کے شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا دورہ کیا. متعلقہ حکام نے ہسپتال میں دی جانے والی جدید سہولیات کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات سے آراستہ ہسپتال میں جڑواں شہروں سمیت خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں کے عوام مستفید ہوں گے. وزیر اعظم مریضوں کے پاس گئے اور ان کی خیریت بھی دریافت کی. کوئی دقت ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہو رہے گا. ڈاکٹر جو ہے نا یہ بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہے. اللہ
ज़िंदगी दे और सेहत दे, आमीन। और आपको साया आपके बच्चों को अल्लाह आपको भी जिंदगी और सेहत दे। बहुत मेहरबानी। ये नया अस्पताल बनाया है आपके लिए, है तो बड़ा कई साल से चल रहा था, लेकिन इसको अब अपना धक्का दे के इसको चलाया। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खैर बरकत का बायस बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। वजीर आजम को बताया गया कि 255 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल का दूसरा फेज भी रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। मजमूई तौर पर हस्पताल में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, एमरजेंसी, ट्रांसप्लांटेशन और ओपीडी समेत मुख्तलिफ सहूलतें दस्तयाब होंगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हस्पताल में इलाज मौलजी की सहूलियात पर मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूट कोरोना के दौरान रावलपिंडी का अहम मरकज था। उनका कहना था कि अवामी खिदमात के मैदान में सियासी मुदाखलत को शजर ममनुआ करार दिया जाना चाहिए। इस अस्पताल को बहुत पहले दुखी इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिए, पिछली हुकूमत ने बाकी मंसूबों की तरह इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके काम किया और आवाम की खिदमत की, उसको न्याजी और नैब के गठजोड़ ने उनको जेलों में पहुंचाया। कोई हुकूमत आए जाए, तालीम और सेहत के मैदान में कतन सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आए मिलकर गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, बीमारी का खात्मा करें। वजीर आजम ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कायम होने वाला इदारा पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट भी सियासत की नजर हुआ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंसाफ के नाम पर सियासत की दुकान चमकाए रखी। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए। साकिब निसार, आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे। बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। आज बड़ी मुश्किल से PKI को दोबारा पांव पे खड़ा करने की बेहतरीन कोशिश जारी है। वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सही मानों में कायद और इकबाल के पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात में वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वज़ारत ख़ज़ाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। अदालत हुक्म पर जमा कराई गई इन रिपोर्ट्स में फंड्स की अदम फराहमी के हवाले से बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में दोबारा इंतखाबात एक ही वक्त में कराने को मौजू करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मराहिल में इंतखाबात का हुक्म देती है तो भी पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखते हुए दी थी। इस्लामाबाद में MQM वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुश्किल हालात में रास्ता निकालना सियासी जमातों का काम है। तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के वफ्द ने MQM के वफ्द से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद तसादुम खत्म करना और रास्ता निकालना है। पहले इत्तेहादी और हुकूमती जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और दो हमसाया यानी पार्लियामेंट और जुडिशरी का जो एक तसादम हो रहा है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सियासतदान, पॉलिटिकल वर्कर अपने सामने वॉल्स खड़ी नहीं करते, बल्कि रोड्स बनाते हैं। हम समझते हैं कि 22 करोड़ आवाम वो पार्लियामेंट को देख रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो बहुत जल्द माशी हालत बेहतर हो जाएगी। MQM राब्ता कमेटी के मेंबर मोहम्मद अबू बकर ने कहा कि सियासत में मुज़ाकरात के हामी है। पीपल्स पार्टी का पैगाम क़यादत तक पहुँचाएंगे। जो इस वक्त सियासी बहरान है, माशी बहरान है और अब एक अदालती बहरान पैदा हो गया है जो बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान की तारीख में
पहली मर्तबा अदालतों को भी जिस तरह से तकसीम होता हुआ देख रहे हैं वो मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। जमहूरियत के बेहतरी के लिए, जमहूरियत को सस्टेनेबल रखने के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो इक़दामात उठाए जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके शाना बशाना चलेगी। मेंबर राब्ता कमेटी मोहम्मद अबू बकर ने कहा कि इंतखाबात से भाग नहीं रहे, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने अपने मुख्तसर दौर में लूट मार और करप्शन की दास्तानें रकम की हैं। तारीखी शहर लाहौर के हुस्न, माहौल और ज़रई ज़मीन को लाहौर मास्टर प्लान के जरिए तबाह करने का मंसूबा बनाया गया। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, फरागोगी, उस्मान बुज़दार और बासर लैंड माफिया की करप्शन की कहानी। आसिम रिजवान की ज़बानी। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के तहत करप्शन की ऐसी नहर तैयार करना मकसूद था जिसके जरिए चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, फरागोगी, उस्मान बुज़दार और बासर लैंड माफिया की लूटमार की हवस सैराब हो सके। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे और ये साबित करने के लिए सिर्फ लाहौर का मास्टर प्लान ही काफी है। 4 माह के सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई 2022 को वजारत आला का मनसब संभाला तो जर, जमीन और सियासी मुफाद के लिए खुलकर खेलना शुरू किया। मास्टर प्लान पूरी लाहौर डिवीजन पर मुश्तमिल और 3 वज़राए आला उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दौर तक मुहित था। ताहम चौधरी परवेज इलाही जैसी उजलत किसी दौर में दिखाई न दी। चौधरी परवेज इलाही ने 14 अक्टूबर 2022 को मलक रियाज, जाहिद रफीक, मियां आमिर, औरंगजेब चौधरी और दीगर बासर लैंड माफिया को फायदा पहुंचाने और अपने माली मुफाद के लिए घिनौना खेल खेला। चौधरी परवेज इलाही ने 14 अक्टूबर 2022 को बासर लैंड माफिया को फायदा पहुंचाने और अपने माली मुफाद के लिए घिनौना खेल खेला। दिसंबर 2022 को असेंबली तहलील करने से कबल मास्टर प्लान को 7वें मरहले पर पहुंचने से पहले 4थे मरहले पर ही नोटिफाई कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही ने लैंड माफिया को नवाजने और खुद भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हर मरहले पर बददयानती का मुजाहरा किया। कंसल्टेंट की तरफ से कहा गया कि आबादी की सकाफत 250 फी हेक्टर होनी चाहिए, लेकिन LDA की जानिब से जोर डाला गया कि ये सकाफत 150 फी हेक्टर हो और ये फैलाव अमूदी की बजाय उफकी बनाने पर भी जोर दिया गया, जिसका मतलब है कि इजाफी जमीन दरकार होगी और शहर लाहौर के साथ खिलवाड़ करते हुए मजीद 95 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन लैंड को ब्राउन डिक्लेयर कर दिया गया। पिंडी दास समेत लाहौर के जुनूब में वाक़े मौजाजात की जमीन को सिर्फ बाअसर लैंड माफिया को नवाजने और अपनी तिजोरियां भरने के लिए ब्राउन डिक्लेयर किया गया। कौमी खजाने को 300 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। माहौलियाती असरात के हवाले से 30 दिन में जो रिपोर्ट तैयार करनी थी उसे 7 दिनों में ही कागजी कार्रवाई के जरिए मुकम्मल कर लिया गया। अब शहर लाहौर को चौधरी परवेज इलाही के घिनौने मंसूबे से बचाने की आखिरी उम्मीद लाहौर हाई कोर्ट है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 6 अप्रैल को लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर हुक्म इम्तनाई में तोसीक करते हुए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2016 का प्लान जारी रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म इम्तनाई में तोसीक करते हुए हुकूमत को मास्टर प्लान 2050 पर नजरसानी के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का भी हुक्म दिया है। करप्शन के मेगा प्लान पर नैब भी हरकत में आ चुका है। नैब ने 10 अप्रैल 2023 को खत लिखा है कि DG LDA ऐसे अफसर को फोकल पर्सन तैनात करें जो लाहौर मास्टर प्लान से बेहतरीन शनासाई रखता हो और हर पहलू से ब्रीफ कर सके। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान न्याजी की तरह जजेस के बच्चों और ख़ानदान को धमकी नहीं दी, इमरान खान की तरह अदलिया की बेइज्जती नहीं की। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि मौसूफ के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन, इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मुल्जिमान में से कोई भी 4 रुकनी बेंच के रूप पर पेश न हुआ। कमीशन ने समाअत 16 मई तक मुलतवी करते हुए कहा कि ये केस काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है, अब हम ऑर्डर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी को इस वजह से रिलीफ नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने इमरान खान के साथ जाना है, पेश तो होना पड़ेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ केस की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को इमरान खान को हिरासा करने से रोकते हुए उनके खिलाफ मुकदमात में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की है। अदालत ने इमरान खान की तमाम मुकदमात पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया।
कि ईद के दिनों में जमान पार्क में पुलिस कार्रवाई की इत्तलात है। छुट्टियों के दौरान अदालतें बंद होंगी, लिहाजा पुलिस को ऐसी कार्रवाई से रोका जाए। उस पर पंजाब हुकूमत के वकील दलाल देते हुए कहा कि पीटीआई के कारकुनों ने जमान पार्क को नो गो एरिया बना रखा है, जिसकी वजह से मकामी रिहायशियों की जिंदगी मुतासर हो रही है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान और उनके हामियों ने जमान पार्क के इलाके में कानून को अपने हाथ में ले रखा है। पंजाब हुकूमत के वकील ने सवाल उठाया कि जिन मुकदमात में इमरान खान जमानत ले चुके हैं, उन मुकदमात में हुकूमत इन्हें क्यों गिरफ्तार करेगी। सरकारी वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि इमरान खान के खिलाफ कानून से हटकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। केस की समाअत 2 मई को होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी करते हुए 20,000 रुपए की जमानती मुशलके जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने की। इमरान खान के वकला की जानिब से आज भी हाजिर से दस्ता की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने वारंट की तामील जमान पार्क में करने की हिदायत करते हुए मुकदमे की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी है। अदालत ने कहा है कि अगली समाअत पर इमरान खान अदालत पेश न हुए तो जमानत मंसूख कर दी जाएगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बना पर आज अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी का हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान अगली समाअत पर भी पेश न हुए तो उनकी जमानत मंसूख कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में निजी कार्रवाई के रोज 7 नए बिल ऐवान में पेश किए गए। कौमी असम्बली को बताया गया कि रिलीज मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा कर दी गई हैं और इस हवाले से तफसील आगाह करेंगे नमूद मुस्लिम। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में आसिया अजीम ने रियासती वकला मुआवजा, ICT फौजदारी इस्तगासा सर्विस बिल 2023, ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम और पाकिस्तान हिलाल अहमद सोसाइटी के बिल ऐवान में पेश किए। अब्दुल कादिर मंजलुखैन ने ड्रग्स तरमीमी बिल 2023, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार कौंसिल सेक्शन 11 में तरमीम का बिल पेश किया, जबकि सेहत कौंसिल तरमीमी बिल मौलाना अब्दुल अकबर चचाली ने पेश किया। स्पीकर ने तमाम बिल मुतल्लिका कमेटियों के सुपुर्द कर दिए। नुक्ता एतराज पर वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि हमारी क़यादत को बाहर रखकर इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन किसी को आइन और कानून का ख्याल न आया। नवाज शरीफ के बगैर आइंदा इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अदालतों में डंडों और गलीलों से इस्तकबाल करने वाले कहते हैं कि अदालत पर हमला नहीं किया गया। तो नोटिस पर पार्लियामेंटी सेक्रेटरी आगा रफीउल्लाह ने बताया कि माल्टा, कोरिया और जापान में हुनरमंद पाकिस्तानियों को भेजने के लिए वजारत कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में प्रोटेक्टोरेट ऑफिस मनपसंद शहर में ले जाया गया। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। रेलवे के बारे में पार्लियामेंटी सेक्रेटरी किरण डार ने ऐवान को बताया कि रेलवे के मुलाजमीन और पेंशनर्स को अदायगी कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां पर कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब ताहाल नहीं हो सका। सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने लगा। 4 रोज गुजरने के बावजूद कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका। तफसील जानते हैं अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए तलब किया गया इजलास आज भी नतीजा खेज साबित न हो सका। 4 रोज गुजरने के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन की जानब से कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और न ही कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया गया। इस वक्त तक मुत्तहिदा अपोजिशन बेहतर पोजीशन में नज़र आती है। यहाँ पे गो के सूरत हाल तो चेंज हो रही है बार बार, लेकिन आज जब हमने बात की मेंबरान असम्बली से तो हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान असम्बली हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही है वो बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आए, स्पीकर आएँ और इजलास बुलाएँ। गो के इजलास में ताख़ीर की जा रही है, जो इस बात को मज़ीद जो है तक़वियत दे रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त नंबर्स पूरे नहीं। टहरी बेंचेस से पूछा जाए कि वो क्यों नहीं आ रहे। अगर उनके पास मतलूबा तादाद पूरी है तो वो आएँ, इलेक्शन का हिस्सा बने। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, 2 और 2 को 4 ही गिना जाएगा, 6 नहीं गिना जाएगा। दूसरी जानब कायदे ऐवान के इंतखाब में गैर जरूरी ताखीर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के अबूरी एक्ट 1974 के आर्टिकल 17(2) के चैप्टर 4 की सेक्शन 16(2) के तहत असम्बली सेशन के दौरान वज़ीर आज़म का ओहदा खाली होने की सूरत में कायदा 15 के मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए फिलफौर कार्रवाई ज़रूरी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।
तुरखम के नजदीक होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने अब तक 3 मैयतें निकाल ली हैं, जबकि 12 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में जानी माली नुकसान पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया है। फहद शब्बीर खटक की रिपोर्ट। मकामी अफराद और आईनी शहीदीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:30 बजे तेज बारिश के दौरान अचानक बड़ा पहाड़ी तोदा गिर गया और सड़क पर खड़े 15 से 20 माल बरदार गाड़ियां मलबे तले दब गईं। रेस्क्यू 1112 सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी अफराद ने इमदादी सरगर्मियां शुरू की। 15 गाड़ियां मलबे तले दब गए हैं, जिसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज है, रेस्क्यू 1122 है और पाक आर्मी की जो रेस्क्यू टीम है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये ट्रांजिट ये कराची से आए हुए ये गाड़ी सारिया और ये अफगानिस्तान जा रही है। इसमें तकरीबन 15 से 20 तक ये गाड़ियाँ ये इस मलबे तले दब गए। 1122 तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में छोटी और बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और मजीद दब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए पाक फौज की हमरा ऑपरेशन जारी है। 30 से ज़ायद ऑपरेशनल हैवी जो हमारी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। 110 से ज़ायद एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जो भी इसके अंदर डेब्रीज में मौजूद है उसको बाहिफाजत निकाला जा सके, चाहे वो ज़ख्मी हो या किसी का जस्ते खाकी हो। तो ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें हैवी से हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है और छोटी से छोटी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। 5 कंटेनर जो थे जिनमें इब्तदाई तौर पे आग लगी थी, उस आग पर भी काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद थी। हैवी क्रेन्स एक्सीवेटर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आराम आराम से मलबे को जो है वो हटाया जाए। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। पाक फौज 1122 और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका रेस्क्यू काविशें काबिल सताइश है। फहद शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तुरखम। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में माहौलियाती तब्दीलियाँ एक बड़ा चैलेंज हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों को माहौल दोस्त बनाया जा रहा है, जिसका मकसद जंगली हयात और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अजीज। शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़रा और एजेंसियों के सरबराहों के इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि माजी में पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाकाई और आलमी तंजीमों से मिलकर माहौल दोस्त प्रोग्राम्स पर बातचीत होगी। For the government of Pakistan, climate change is now a high priority. We braved a disastrous mega flood that transformed the topography of the country and left 1/3 of the country underwater. वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत का एक अहम प्रोग्राम है। The Green Pakistan program also is one that is an acclaimed major reforestation and conservation initiative begun in 2016-17 across Pakistan, which aims to plant over 10 billion trees and restore 1 million hectares of degraded forests. शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत आलूदगी को खत्म करने के लिए मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। Pakistan has also initiated the National Clean Air Policy this year, which provides a framework for improving air quality, air pollution. वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों को माहौल दोस्त बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल में वाज़ेह कमी देखी गई है। शेरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अमली इक़दामात कर रही है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, बरामदात में इजाफे और सनतकारों को सहूलत की फराहमी के लिए नेशनल कंप्लाइंस सेंटर कायम किया गया है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर कहते हैं बरामदी सनत की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। मियारी मसनूआत की तैयारी और पैदावार में इजाफे के लिए वज़ारत तिजारत के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में नेशनल कंप्लाइंस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस प्लेटफार्म से बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहिदों से फ़ायद, मार्केट तक रसाई, मुसाबकत, स्टेक होल्डर्स में मुशावरत, आलमी तकाज़ों से हम आहंग मालूमात और फ्रीकैन की इस्तेदाद कार बढ़ेगी। तकरीब में वफाकी वुज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह, शेरी रहमान,
सैयद मुर्तजा महमूद, हिना रबानी खर, सफारतकारों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। उन्होंने कहा कि सन्नत और बरामदी शोबे के मसाइल को एक ही जगह हल करना चाहते हैं। The whole regime of GSP Plus in the EU comes at the forefront of this regulation, and this is where the idea of having a compliance center, export-led growth is the way forward. So we will not let our industry and our exporters down. We have already given them a priority in terms of the LCs that can be open and so on. But I know that those problems have not all been resolved. I know that more needs to be done, which we intend to do. दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान अपनी बरामदात को आसानी से 60 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है। इसके लिए अमेरिका और यूरोप समेत दूसरी मार्केटों पर तवज्जो देने की जरूरत है। नेशनल कंप्लाइंस सेंटर के क़याम से कारोबारी अफराद के मसाइल हल होंगे और बरामदात को भी फ़रोग मिलेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन के चेयरमैन कादिर खान मंदोखेल ने मुलाकात की है। कादिर खान मंदोखेल ने मुतासरा मुलाजमीन कमेटी की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट स्पीकर को पेश की। कारकर्दगी रिपोर्ट पर स्पीकर ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए गरीब और पिसे हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलना खुशाइंद है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जो इदारे अब तक इस आईनी कमेटी के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कवायद और ज़वाबित के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कुरान पाक के कलमी नुस्खों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। नुमाइश ईरानी कल्चरल कौंसलेट के ताउन से मुनक्किद की गई है, जिसकी तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात के तसलसल में पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक के कलमी नुस्खों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुरान पाक किताब रुश्द व हिदायत है। आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर कुरान पाक के कलमी नुस्खों की नुमाइश खुशाइंद है। Today we'll be seeing the historic Quran Sharif, which had been handwritten about 600, 800 years before. And I think this is going to be one of the most important event of our Golden Jubilee celebration of Constitution. तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा कि कुरान पाक का नुज़ूल इसी मुक़द्दस महीने में हुआ। इस मुनासबत से कदीम कुरानी नुस्खों की नुमाइश का एहतमाम बहुत अहसन इक़दाम है। कुरान पाक के कलमी नुस्खों की नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश में मुख्तलिफ रस्मुल खुतूत में लिखे गए कुरान पाक के नुस्खे रखे गए हैं। नुमाइश में शिरकत करने वालों के लिए कुरानी नुस्खों के सिने तस्वीर, कागज़ और जिल्द की नोयत, रस्मुल खत और तज़ीनो आराइश से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम की गई है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी समेत संगीन नौयत के जराइम में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सजाओं में कमी का इत्तलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा, माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर नहीं होगा। सदर ममलकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 15 अप्रैल को जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के शुहदा के लवाहिकीन से टेलीफोन पर इजहार अफसोस किया। सदर ममलकत ने लांस नाइक शोएब अली और सिपाही रफ़ीउल्लाह के भाइयों से राब्ता करके शुहदा की वतन की खातिर खिदमत और कुर्बानी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। अपनी गुफ्तगू में सदर ममलकत ने कौम की जानिब से शुहदा के ख़ानदानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पूरी कौम अपने शुहदा की खिदमत को सलाम पेश करती है। सदर ममलकत ने शुहदा के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। और नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए जनूबी कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद में मरकजी ईदगाह में नमाज ईद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है। फस्ताई मुद्दे हुकूमत पहले ही
ईदगाह श्रीनगर में ईद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा चुकी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने लोगों को आज़ादी के साथ रमज़ान मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र के दौरान इबादत करने की इजाज़त भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस के सैकड़ों एहलकार श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद के गिर्द रात भर तैनात रहे, जो कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में खुली मदाखलत है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक पैगाम में शहीद मज़ाहमती रहनुमा एस हमीद अवानी को उनके 25वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक अजीम लीडर थे जिन्होंने भारत के गासिबाना तसल्लुत से अपने मादर वतन की आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश किया। भारतीय फौजियों ने उन्हें 1998 में आज ही के दिन उनके आबाई शहर श्रीनगर में शहीद कर दिया था। उधर इंसानी हुकूक के मारूफ कश्मीरी अलमबरदार खुरम परवेज़ फ्रांस में कायम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। खुरम परवेज़ नवंबर 2021 से भारतीय जेल में नज़रबंद हैं। तंजीम के सदर एलिस मोगुवे ने कहा है कि खुरम परवेज़ की गिरफ्तारी का मकसद न सिर्फ उन्हें बल्कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की तहरीक को खामोश कराना है। भारतीय हुकूमत की बेहिसी की इंतहा। महाराष्ट्र में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीब के दौरान घंटों चलचलाती धूप में बैठने के बाद 13 शहरी जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों की हालत तशवीशनाक है। सेकुलर रियासत होने के दावेदार हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाह। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह अपने ही शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अमित शाह को खुश करने के लिए अफलाक ज़दा गुर्बत में गर्क अवाम को अमित शाह का भाषण सुनने के लिए घंटों बिला साइबान के चलचलाती धूप में बिठाया गया। समाज से संगीन मजाक के मुतरादिफ बाज शुरका को तो 2 रोज से मैदान में लाकर बिठा दिया गया था। याद रहे कि अवाम का कब्रिस्तान बनने वाली तकरीब समाजी कारकुन अप्पा साहिब धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देने के लिए मुनक्किद की गई थी। जानलेवा तकरीब में गर्मी की शिद्दत से 13 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 130 से ज्यादा लोगों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सेकुलर रियासत हिंदुस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो कि हुकूमत साजी के लिए इंतखाबात में फैसला कुन किरदार रखते हैं। ताहम तल्ख हकीकत यह है कि आईनी हकूक सल्ब होने के साथ साथ भारतीय जेलों में काले कवानीन के तहत मुसलमानों की एक बड़ी तादाद कैद है। मजमूई तौर पर कैद अफराद में से 30% मुसलमान हैं। बिना जुर्म और सबूत के महज मुसलमान होने की पादाश में भारतीय रियासत असम की जेलों में मुसलमान कैदियों की शरह सबसे ज्यादा है, जहां 55% से ज्यादा कैदी मुसलमान हैं, जबकि आबादी में उनका तनासब महज 34% है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब की तहजीबों का गहवारा है। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 बेहतरीन मकामात से मुतालिक किताब की रोनुमाई कर दी गई। मकामात की तस्वीर कुशी करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मरियम मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती विरसे के दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में अक़लियतों के विरसे की हैसियत रखने वाले मकामात के तस्वीरी मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान अक़लियतों से मुतल्लिका 100 बेहतरीन मकामात पर किताब की रोनुमाई भी की गई। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर का कहना था कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी और यकसा हकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान सभी मिनॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल एक ख़ास सोच रखते हैं। मेरी वजारत के तहत हमने 7 मजहबी अक़लियतों के लिए एक अलहदा निसाब तैयार किया है। इस्लाम की हकीकी रूह को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि निसाब में नफ़रत अंगेज़ मवाद ना हो। निसाब और दरसी कुतब के ज़रिए हमने मुख्तलिफ मजहबी अकायद के हीरोज़ और त्योहारों का जिक्र करके उनकी मुस्बत तस्वीर पेश की है। तकरीब से पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के पैटर्न इन चीफ और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर उमेश कुमार ने भी खिताब किया और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। चेयरमैन HEC रियाज हुसैन पीरजादा और कैसर शेख ने भी शिरकत की। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स और वजारत बैनुल-सूबाई राबता के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। PSC ने गन एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद का ऑडिट न होने का नोटिस लेते हुए ऑडिट के लिए नैब और FIR की मदद लेने की हिदायत कर दी।
PAC نے گن اینڈ کنٹری کلب کے موجودہ سربراہ کو فوری ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین CDA سے اسلام آباد میں سرکاری افسروں سمیت اہم شخصیات کو ملنے والے رہائشی پلاٹس کی تفصیل طلب کر لی۔ کمیٹی نے اسلام آباد کے علاقے اپارہ میں سرکاری رہائشی فلیٹس پر اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کے گزشتہ 16 سال سے مبینہ غیر قانونی قبضے کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے آئندہ اجلاس میں IG اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ چیئرمین نور عالم خان نے ملک میں تیار ہونے والی مہنگی گاڑیوں میں حادثے کے وقت ایئر بیگز نہ کھلنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسی وجہ سے گزشتہ دنوں وزیر مذہبی امور کی ٹریفک حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیوں کے حکام کو وضاحت کے لیے PAC میں طلب کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ گئے اور ان سے مفتی عبدالشکور کی ناگہانی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ انجینئر امیر مقام نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی اور ان کی دینی، سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالشکور کے انتقال سے ملک ایک ممتاز عالم دین اور نظریاتی سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوگواران کو صبر جمیل دے۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی اور حج انتظامات، روڈ ٹو مکہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ مفتی عبدالشکور مرحوم کے مشن کے تحت پاکستانیوں کو بہترین سہولیات دینا میری اولین ترجیح ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ سینیٹر محمد طلحہ محمود کے عہدہ سنبھالنے سے تعلقات اور تعاون کا نیا دور شروع ہوگا۔ سعودی حکومت فریضہ حج کی ادائیگی میں پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹر محمد طلحہ محمود کو وزارت مذہبی امور کی اضافی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق سے ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے الوداعی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سفیر کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سفیر کی قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی سفیر نے اقتصادی تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر سے پاکستان میں ازبک سفیر ایبک عارف عثمانوف نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافے کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کی ضرورت پر زور دیا۔ سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارت، صنعت اور کامرس کے شعبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کے مواقع کی نشاندہی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ گورنر پنجاب محمد ملک الرحمان کی زیر صدارت جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ پنجاب سمیت ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز نے شرکت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں تعمیر و ترقی کا سفر مزید تیز کیا جائے۔ انہوں نے موٹر وے جھانگڑا لنک روڈ 30 جون تک مکمل کرنے کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولز کے بچوں کو مفت کتاب دینے کے لیے الگ بجٹ ہوگا۔ یہ بجٹ نئے مالی سال سے مختص کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 2584 اسکولز اور 145 سینٹرز ہیں۔ ان اسکولوں میں 8 لاکھ سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 26,000 معلمین کام کر رہے ہیں۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن 4004 بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہے۔ ناظرین، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید سے ملاقات کی اور گزشتہ سال سیلاب کے تجربات کی روشنی میں قدرتی آفات کے لیے تیاری اور رسپانس کے نظام کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیئرمین NDMA نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی بطور مرکزی ڈیجیٹل ہب اور قومی تھنک ٹینک کے طور پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے امور کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اور ماہر لسانیات، ممتاز ادیب، مورخ، نقاد اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ ان کی ادبی خدمات پر دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی یہ رپورٹ۔ پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی، جن کا خاندانی نام محمد جمیل خان تھا، 1929 کو بھارت کے شہر علی گڑھ کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھارت کے مختلف شہروں میں حاصل کی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ جمیل جالبی ماہر لسانیات، نقاد اور ادبی مورخ تھے۔ وہ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر، مقتدرہ اردو زبان کے چیئرمین اور اردو لغت بورڈ کے صدر بھی رہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے متعدد کتب مرتب کیں، جبکہ ان کی تصانیف میں تاریخ ادب،
قدیم اردو کی لغت، پاکستانی کلچر، معاشر ادب، ارسطو سے ایلیٹ اور نئی تنقید کے علاوہ دیگر کتب شامل ہیں، جبکہ ان کا قابل ذکر کارنامہ 2.5 لاکھ سے زائد الفاظ پر مشتمل اردو انگریزی لغت مرتب کرنا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ادب کے لیے بھی کام کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے جامعہ کراچی میں ان کے نام سے ایک تحقیقی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ شاندار ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ مختلف اداروں کی جانب سے بھی انہیں متعدد ادبی ایوارڈز دیے گئے۔ 18 اپریل 2019 کو ڈاکٹر جمیل جالبی طویل علالت کے بعد 90 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے اور جہان ادب کے مسافر کا سفر تمام ہوا۔ جب جب اردو ادب کا ذکر ہوگا، پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام سر فہرست ہوگا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں آج ہجری تقویم کے حساب سے پاکستان کا جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہما صدف۔ 27ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن کا موضوع رب کا انعام پاکستان تھا۔ ٹرانسمیشن کا آغاز قاری کامران مسعودی نے سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا۔ حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ آزادی کی نعمت اور پاکستان سے محبت کے اظہار کا کلام بھی پروگرام کا حصہ تھا۔ تیرے صدقے سے آقا ہم کو پاکستان ملا، پاکستان کا مطلب کیا؟ خطاط واصل شاہد نے یوم پاکستان کی مناسبت سے کلمہ طیب اور رمضان پاکستان کا عنوان کینوس پر خوبصورتی سے تحریر کیا۔ ہادیہ ہاشمی نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے مصائب اور قربانیوں پر مبنی سچی کہانی بچوں کو سنائی۔ نور علم سیگمنٹ میں علامہ شفاعت رسول اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر نے کہا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ بہت مبارک ہوتا ہے، لیکن آج کا یہ زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ آج میرا پہلا روزہ بھی ہے اور آج یوم آزادی بھی، سب کو یوم آزادی مبارک۔ اسلام کا، پاکستان کا اور علم کے حوالے سے باتیں ہوئی جس میں جو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ شیف انم نے بھی یوم آزادی کے موقع پر میٹھے پکوان بنائے، جبکہ رب زدنی علما سیگمنٹ میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اور گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کے طلبہ و طالبات نے اسلام اور پاکستان کے حوالے سے ذہنی آزمائش کے مقابلے میں شرکت کی۔ وطن عزیز پاکستان دراصل اللہ پاک کا انعام ہے جو اس نے 27 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو عطا کیا۔ آج کی ٹرانسمیشن اسی حب الوطنی اور شکرانے کے جذبے سے سرشار رہی۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پی ٹی وی نیوز پر رمضان پاکستان کی لائیو افطار نشریات میں 6 عالمی ایوارڈ اپنے نام کرنے والی پہلی خواجہ سرا نایاب علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ ٹرانسجینڈرز یا خواجہ سرا، جنہیں ہم عام طور پر سڑکوں پر بھیک مانگتے یا شادیوں پر ناچتے دیکھتے ہیں، لیکن آج پی ٹی وی نیوز پر رمضان پاکستان کی لائیو افطار نشریات میں ایک ایسی خواجہ سرا شخصیت مہمان بنی جو نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ کئی عالمی ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ نایاب علی محقق، مصنف اور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ کو بھی ہیڈ کرتی ہیں۔ انہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے قرآن اسکول اور شیلٹر ہوم بھی قائم کیا ہے۔ وی کیم ود این آئیڈیا کہ ہم عزت نفس اور اچھائی اور برائی میں فرق کیسے سکھائیں گے، تو اس کا صرف تعلیم تھا، اور تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری تھی۔ ہم نے ایک ایڈلٹ لٹریسی کی طرف لے کے آنا بلکہ ساتھ میں اس کو مرج کرنا ہے۔ اب ہمارے ماشاءاللہ قرآن اسکول میں جو خواجہ سرا قرآن اسکول ہے، اس میں اس سال ہم نے 50 جو ہے وہ خواجہ سرا افراد انہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل کیا، جو کہ بچپن میں 2-3 سپارے پڑے ہوئے تھے۔ پھر ان تجوید اور قرأت کی ہم نے کلاسز سٹارٹ کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا بھی انسان ہے اور تعلیم ہی ایک انسان کو معاشرے کا باوقار شہری بنا سکتی ہے۔ نایاب علی نے کورونا اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران بھی بڑھ چڑھ کر خواجہ سراؤں کو بھرپور مدد فراہم کی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گلگت اور گرد و نواح کے علاقوں میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے۔
ابر آلود موسم کے باعث اسلام آباد سے گلگت کے لیے PIA کی پروازیں گزشتہ 2 روز سے منسوخ ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ بارش کالام میں 51 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی وسطی پنجاب، شمالی وسطی بلوچستان اور بالائی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں یالہ باری اور موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ مٹھی میں 42، چھور میں 41، ٹنڈو جام میں 40، فیصل آباد 35 جبکہ ملتان میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 28، لاہور میں 35، کراچی میں بھی 35، پشاور 27 جبکہ کوئٹہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔